मेरी शानदार कवर स्टोरी तैयार थी और उस पर ज्ञानी आत्मा सिंह के ईमान लाने के हालात कुदरत ने खुद पैदा कर दिए थे। पहले ही मरहले पर बड़ी कामयाबी नसीब हुई। मैंने दिल में 1000 मर्तबा कुदरत का शुक्रिया अदा किया। ज्ञानी आत्मा सिंह बोला, मेरे गैंग के कुछ उसूल हैं पुत्र, इसमें शमूलियत करने वालों को उनका पाबंद रहना पड़ता है। वैसे भी हम किसी शय को मुकम्मल तौर पर अपनाते हैं, उसकी खूबियों और खामियों समेत। मैंने उसकी बात उचकनी चाही, लेकिन ज्ञानी जी ने हाथ उठाकर मुझे टोका, ठहरो। इस मर्तबा उसका लहजा बिल्कुल बॉस वाला था। पहली बात तो ये है जो तुम कभी न भूलना, ज्ञानी आत्मा सिंह की बात सुनते वक्त उसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ हुक्म सिर्फ कानों से सुना जाता है और हाथों से उसकी तामील की जाती है। इसके पस मंजर या पेश मंजर को जानने की कभी कोशिश न करना। और वो खामोश होकर अपनी बात का रद्दअमल मेरे चेहरे पर तलाश करने लगा। मैंने कहा, ज्ञानी जी महाराज, मेरी आपके ग्रोह में शमूलियत भी मशरूत होगी। मैं किसी का हुक्म टालूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि बाज़ अहकामात की वजाहत जरूर चाहूंगा। मेरे अंदर अभी ज़मीर की कचहरी पूरी आन बान से सजी है और उसके सामने मुझे बहरहाल जवाबदेह होना पड़ता है। उस लम्हे ज्ञानी की हालत दीदनी थी। बोला, पुत्र, तुझे किसी शुभ घड़ी में किसी कर्मों वाली ने जना है। अभी इस शहर में कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ज्ञानी आत्मा सिंह से उसकी बात की वजाहतें तलब करता फिरे। साफ दिखाई दे रहा था उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी हुई है। उसे अपने आप को मारने के लिए खुद से बड़ी खतरनाक डुएल लड़ना पड़ रही थी और इस लड़ाई के आसार उसके चेहरे के बनते बिगड़ते नकूश से पूरी तरह अयां हो रहे थे। वहां एक गंभीर सन्नाटा तारी था। हम दोनों ही खामोश थे। फिर ज्ञानी आत्मा सिंह ने ही मुखातिब किया, तुम्हारे लिए कमरे का बंदोबस्त ओमा कर देगी। यहाँ के इंतजामी मामलात की निगरान वही है। ये 2 घर हैं। जहाँ हम बैठे हैं वो ज्ञानी आत्मा सिंह का घर है और जहाँ से तुम आए हो वो उसका डेरा है। दोनों के मसाइल अलग अलग हैं। डेरे पर तुम मेरे कारिंदे होगे, सिर्फ कारिंदे, और यहाँ सरदार अमरजीत सिंह, सिर्फ सरदार अमरजीत सिंह। इस बात का ख्याल रखना। मेरा जवाब सुने बगैर वो उठकर बाहर चला गया। मैं भी एक हद तक ही अपने आप को मनवाना चाहता था। उसे ज्यादा मजबूर करना खतरनाक था, वरना किसी भी लम्हे कलकत्ते की बारौनक सड़कों पर पैदल चलते कोई भी कार मुझे अपने टायरों तले रौंदती हुई चली जाती, या किसी भी वीराने में अंधेरे से आने वाला गर्म गर्म शीशा मेरे जिस्म के अंदर उतर जाता। ये लोग अपने मातूब को मारने के लिए बड़ा नेचुरल तरीका इख्तियार करते हैं, जिससे मकतूल की मौत तबई ही नजर आती है, हालांकि हकीकत उसके बरक्स होती है। ज्ञानी के जाने के 15-20 मिनट बाद तक भी जब कोई घर वाला वहां न आया तो मैं भी उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां एक सोफे पर नीम तराज ओमा मेरी मुंतजिर थी। शायद उसे पहले ही से बता दिया गया था कि मेरा वास्ता बहरहाल उससे पड़ने वाला है। उस लम्हे वो खुद से बिल्कुल बेनियाज नजर आ रही थी। उसकी साड़ी और बाल दोनों बेतरतीबी से बिखरे हुए थे, लेकिन इस बेतरतीबी में भी उसने एक हुस्न पैदा कर रखा था, शिकार करने वाला हुस्न। उसे अपने जिस्म पर वाकई नाज करना चाहिए था। यहाँ ज्ञानी के गैंग में उसे एक अहम हैसियत हासिल थी। उसके एक इशारे पर कई दुम छल्ले निसार होने को तैयार थे, तो उसकी वजह सिर्फ उनका ज्ञानी के लिए न्याजमंदाना जज्बा नहीं था। इस ताबेदारी के पसे पर्दा ओमा का हुस्ने जहां सोज भी कारफरमा था। उसकी मोहब्बत के लिए वहां हर शख्स जान से गुजरने को तैयार था। उमूमन ग्रोह के अरकान को हिदायत और अहकाम ओमा ही के जरिए मिला करते थे, क्योंकि ज्ञानी खुद किसी को इस काबिल नहीं समझता था कि कोई बराह रास्त उसके मुंह लगे, और ग्रोह के तमाम पालतू गुंडे ओमा के एक इशारे पर जहन्नम में कूद जाने को तैयार रहते थे। मेरे ईमान के खिलाफ वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ खम ठोंक कर मैदान में उतरी। उसने पहले रोज की भरपूर शिकस्त को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया था। उसके नजदीक शायद वो महज एक राउंड हारने वाली बात थी, जबकि उसके ख्याल में अभी हमारा मुकाबला कई राउंड्स तक जारी रहना था। मेरे जहन में उस लम्हे सिर्फ एक ही ख्याल जागुज़ी था, जिस तरह मैंने ज्ञानी की एक कमजोरी अमरजीत बनकर हासिल कर ली है, उस तरह वो भी मेरी कोई कमजोरी जरूर हासिल करना चाहेगा। और किसी भी गबरू की सबसे बड़ी कमजोरी ओमा ही हो सकती थी। ओमा देवी, जिसका वार कभी खाली नहीं गया था और जिसकी सलाहियतों पर ज्ञानी आत्मा सिंह फख्र कर सकता था। ज्ञानी से पहली मुलाकात के बाद मुझे यही गुमान गुजरा था कि उसने ओमा से यही कहा होगा कि मैं 7वां घर हूँ और 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। लेकिन अब उसके करतूत देखकर मुझे यही
गुमान गुजरने लगा था कि मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उसे मेरे मुताल्लिक खुसूसी हिदायत दी गई होंगी। उसने हसीन नागिन से जरूर कहा होगा कि मुझे बाहर सूरत डसना है और वो जहर भी मामूली किस्म का नहीं होना चाहिए। मुझे आते देखकर उस दुश्मन ईमान ने यूं इश्तियाल अंगेज अंगड़ाई ली कि खुद मुझे अपने जिस्म का बंद बंद टूटता दिखाई दिया। उसने अपनी बेतरतीब साड़ी को संभालने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं किया था। वो अपने सांवले सरापे से बिल्कुल बेनियाज थी। आओ मिस्टर अमरजीत, मेरे ख्याल से तुमने खाना तो खा लिया होगा। उसका एकदम आपसे तुम पर आना कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मुझे ज्ञानी आत्मा सिंह के मेहमान की हैसियत हासिल थी, जबकि अब मैं उनका एक मामूली कारिंदा था। और ऐसे ग्रोहों में सिर्फ दो ही रिश्ते एक दूसरे की पहचान करवाते हैं, कारिंदे और बॉस का। मैं ओमा के अंदाज़े तखातुब पर महज मुस्कुरा कर रह गया। हाँ, खा लिया। मैंने उसकी आंखों में झांका। बोली, क़याम का कमरा थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा। एक बात का ख्याल रहे, जो लोग सुबह के वक्त यहाँ मौजूद हों उन्हें पाठ में शिरकत करना पड़ती है। सिर्फ मेहमान इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। मैंने जरा बेतकल्लुफी से जवाब दिया, ओके ओमा। वो बोली, ओमा नहीं, ओमा देवी, बल्कि सिर्फ देवी जी। मुझे गैंग के तमाम कुत्ते इसी नाम से पुकारते हैं। उसने बड़े गुस्से और नखवत भरे लहजे में कहा। उस लम्हे हजार ज़ब्त के बावजूद मेरा खून खौल उठा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, शट अप। तुम औरत हो इसलिए पहली दफा माफ कर रहा हूँ। आइंदा कभी मुझे घटिया लफ्ज़ से मुखातिब न करना। यकीनन तुम्हारा वास्ता आज तक कुत्तों ही से रहा है, और वो भी शायद ऐसे जो पिचकारने पर सिर्फ हुक्म की तामील करने वाले थे। अगर किसी ने पलट कर काटा होता तो तुम्हें इंसानों से गुफ्तगू का सलीका आ गया होता। ओमा के लिए ये सलूक बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसका वास्ता वाकई आज तक इशारे पर दुम हिलाने वाले कुत्तों से पड़ा था। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही। मैंने दूसरी मर्तबा उसे जलील किया था, और ये मामूली बात नहीं थी। आत्मा सिंह के गिरोह से मुंसलिक होने वालों को आत्मा सिंह के बाद ओमा की ताबेदारी ही का दर्स दिया जाता था। वो बोली, अमरजीत, मैं अगर चाहूं तो अभी तुम्हारी जबान निकाल कर हथेली पर रख दूं, लेकिन न जाने क्यों कोई ताकत मुझे बार बार रोक रही है, न जाने क्यों। उसके लहजे में झुंझुलाहट नुमाया थी, और उस लम्हे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई दे रही थी। मैंने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं इज्जत नफ्स के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। बात मुकम्मल होते ही अगर मैं अचानक छठी हिस्स के खबरदार करने पर एक तरफ ना झुक जाता तो यकीनन मेरे 14 तबक रोशन हो जाते। वो बात थी ही कुछ ऐसी, बिल्कुल गैर मुतवक्के और अचानक। वो इतनी तेजी से अपनी जगह से उछली थी कि ट्रिगर दबाने के बाद शायद गोली की भी वो रफ्तार न रही हो। बिजली के कौंदे की तरह मैंने उसकी एक झलक ही देखी। दूसरे ही लम्हे वो जन करती हुई मेरे करीब से गुजरकर मेरी मुखालिफ समत जा गिरी। उसका निशाना हरगिज गलत नहीं था, बस एक मौजज़ा था कि हदफ अपनी जगह से अचानक हिल गया। उमूमन इतनी ताकत और ऊंचाई से गिरने के बाद बड़े बड़े शहजोर ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पहलवान किसी पर दाव लगाए और खुद ही अपने दाव का शिकार हो जाए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो तो पलक झपकते में उल्टे कदमों मुझ पर आ रही। उसके हाथों ने उसे यूं फजा में उछाला था जैसे वो गोश्त पोस्ट की औरत की बजाय रबड़ की कोई गेंद हो। लेकिन इतनी देर में मैं संभल चुका था। फ्री स्टाइल रेसलिंग का शौक मुझे स्कूल के जमाने ही से जुनून की हद तक था। मेरा वजूद देखकर मेरे जिम्नास्टिक के टीचर कहा करते थे, तुम्हें तो फजा में उड़ना चाहिए। दौरान तरबियत जब मार्शल आर्ट सिखाए जा रहे थे तो मेरा नंबर इस लिहाज से पहला होता था कि मैं अपने ग्रुप के तमाम लड़कों से पहले सिखाया जाने वाला दाव रवां कर लेता था। अकेडमी में एक रोज मेरे स्टाफ ने मुझे शाबाश देते हुए कहा, जितनी देर में एक दाव मेरी सेकंड नेचर बन जाता है उतनी देर में शायद उस दाव के मुजिद ने भी उस पर गिरफ्त न हासिल की हो। बिलाशुबा ओमा के जिस्म में बिजलियां भरी थीं। वो जिम्नास्टिक की बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रही थी। अपने वजूद को इतनी जल्दी दोबारा हमले के लिए समेटना इतना आसान हरगिज नहीं था। जरूर वो किसी उस्ताद की चंडी हुई थी। वो उल्टे कदमों फजा में उछलकर मुझ पर आई जरूर थी, लेकिन ये अलग बात के सीधे कदमों पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके पांव के नीचे मेरा जिस्म नहीं बल्कि कालीन था। मैं तो पेशेवर रेसलर्स की तरह जमीन से चिपक गया था। अब वहां जंप लेने के लिए रस्से तो मौजूद नहीं थे, न ही मैं उसे इतनी मोहलत देने को तैयार था कि वो दोबारा बिखरे औसान समेट कर मुझ पर हमलावर हो। जैसे ही उसके पांव जमीन पर टिके, मैंने घुटने अपने पेट से लगाकर दोनों पांव के पंजे उसकी पिंडलियों पर मारे। ओमा ने उछलकर मेरा दाव खाली जरूर कर दिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरी टांगें सिर्फ फजा में चलकर रह जाएं। उसकी छलांग फजा में अधूरी ही रही थी और वो आधे रास्ते ही से जमीन पर वापस आ गई। इस असना में मैं उल्टी कलाबाजी खाकर उसके मुकाबिल खड़ा हो गया।
हम दोनों बिखरे हुए चीतों की तरह एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। उसने हमला करने का खतरनाक अंदाज अपना रखा था। वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी जैसे मौका मिलते ही मेरी हंसली की हड्डी पर खड़ी हथेली का जोरदार वार करके उसे तोड़ डालेगी या फिर उंगलियां मेरी आंखों में मार देगी। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था जिसने मुझे उस पर मुमताज रखा। वो अपने दाव खता जाने पर झुंझुलाहट का शिकार थी, जबकि मैं ठंडे दिलो दिमाग से उसके मुकाबिल खड़ा था। इस मर्तबा उसने मुंह से कराटे के हमला आवरों जैसी खतरनाक आवाज निकालते हुए नई चाल चली थी। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों वाली दोनों उंगलियां लोहे की सलाखों की तरह मजबूती से ताने मुझ पर झपटी। मुमकिन है उसका इरादा मेरी आंख निकालने का न रहा हो, लेकिन इस बात में कोई शक भी नजर नहीं आता था कि उसका हमला बड़ा जारहाना और जोरदार था। ये अलग बात थी कि वो मेरे बाजू पर से लहराती हुई सोफे से जा टकराई। मैंने अचानक जमीन पर बैठते हुए उसे अपने बाजुओं पर लिया और एक हाथ से उसकी पुश्त को हल्का सा धक्का दे दिया। मेरे ख्याल से उसका दमखम अब टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे वाकई संजीदा होना पड़ता। वो तो उन्हीं कदमों वापस पलटी। इस मर्तबा उसने माहिर खिलाड़ियों की तरह मेरी आंखों के सामने 2-3 बार हाथों की पोजीशनें बदल बदल कर मुझे धोखा देना चाहा था। उसके दोनों हाथ पंजों की शक्ल इख्तियार कर गए थे और वो खूंखार सामियो नस्ल बिल्लियों की तरह मेरा मुंह नोचना चाहती थी। ऐन उसी लम्हे जब वो मुझ पर हमला आवर होने वाली थी, दरवाजे से ज्ञानी जी का नुजुल हुआ। उसने ताली बजाते हुए कहा, वेल डन। मालूम नहीं ये दाद किसको मिली थी। ज्ञानी आत्मा सिंह को देखते ही जिस हैरत अंगेज तेजी के साथ ओमा ने अपनी हालत पर काबू पा लिया था, मैं उस पर अश अश कर उठा। वो कमाल की एक्ट्रेस थी। चेहरे के तमाम खद्दोखाल वापस आ गए थे। सख्ती की जगह मुकम्मल नरमी ने ले ली थी। ज्ञानी को देखते ही वो बड़े अदब से सर झुकाए एक तरफ खड़ी हो गई। ज्ञानी बोला, पुत्र वो अपनी जगह सच्ची है, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। असल में गलती मेरी ही थी। मैं इसे बताना भूल गया था कि तुम सिर्फ मेरे तनख्वाहदार मुलाजिम ही नहीं, अमृत कौर और उसकी माँ के अमरजीत सिंह भी हो। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। ओमा ने ज्ञानी को कभी इस मूड में नहीं देखा था। वो कुछ खिजालत सी महसूस करने लगी थी, लेकिन चौंका देने वाला अंदाज नहीं बदला था। बोली, आइए मिस्टर अमरजीत सिंह, आपका कमरा आपको दिखा दूं। उसने ये फिक्रा बिल्कुल इस तरह अदा किया था जैसे थोड़ी देर पहले तक हम किसी ड्रामे की रिहर्सल करते रहे हों। मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। चलो। कमरा खासा आरामदेह और पुरतायुश था। एयर कंडीशनर, शानदार फोम बेड, सरहाने तपाई पर खूबसूरत टेलीफोन सेट, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर और पलंग के दूसरी तरफ सजे लैंप के नीचे एक अखरोट की मेज पर नफासत से रखा इंटरकॉम। उसने उंगली से इंटरकॉम की तरफ इशारा किया। रात के किसी भी पहर में मेरी या किसी और की जरूरत महसूस करो तो बुला लेना। जाने कैसे मेरे मुंह से बेसाख्ता ये तेज तर्रार लफ्ज सरक गया। क्यों? वो बोली, लोरी देने या कहानी सुनाने के लिए? बाज बच्चे इसके आदी होते हैं ना। उसने जिगरपाश नजरों से मेरी समत देखा। मुझे उसकी बात ही से शर्म आ गई। मैंने कहा, नाउ गेट आउट प्लीज। उसने अचानक तेजी से घूमकर खुद को छलकाया। गुड नाइट। बड़ा जोरदार हमला था। कोई चीज ठक से मेरे कलेजे में लगी और मेरे खून की हिद्दत दो चंद कर गई। कूल्हों पर हाथ रखे वो पलकें झपकाए बगैर अपने हमले के रद्द-ए-अमल का जायजा चंद सानियों तक टिकटिकी बांधे लेती रही। फिर कयामत की चाल चलती दरवाजा बंद करके चली गई। ओमा गई और मोहलत नसीब हुई तो जहन के खुले दरीचों से दिल की धड़कनों पर हिलकोरे लेती आंसा वहां दर आई। उसकी आंखों में जलती जोत और होंठों पर लरसते लफ्ज एक ही मफहूम लिए हुए थे, तुम आए नहीं अली। वाकई मैंने उससे जल्द लौट आने का वादा किया था, लेकिन जहां अगला पल अपने बस में न हो, जहां सारी रियाजतें सारे तजुर्बात मात खा जाएं, वहां वादा क्या और उसकी पासदारी चेमानी। मुझे क्या इल्म था कि सुबह मेरे लिए कैसे अहकाम मौजूद होंगे। शायद मुझे यहाँ से बहुत आगे, आंसा से बहुत दूर जाने का हुक्म मिल जाए। मैं उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा, उसे बताता रहा कि मैंने उसे फरामोश नहीं किया। उससे मिलने के बाद कोई उसे भुला ही नहीं सकता। उसकी याद मुझे लोरियां देती रही और नींद की मेहरबान देवी अपने पर फैलाए आहिस्ता आहिस्ता मेरी समत दबे पांव बढ़ी। जब मैंने उसके बाजुओं में पनाह ली तो रात का एक पहर बीत चला था। सुबह मैंने गुस्ल करके कमरे ही दिल में नमाज अदा की और ज्ञानी के पाठ में शमूलियत के लिए ड्राइंग रूम में आ गया, जहां पहले ही कई चेले मौजूद थे। एक मर्तबा फिर मुझे पहले कैसे हालात से गुजरना पड़ा। पाठ के खात्मे पर सब ने मिलकर अरदास की और सब एक एक करके चले गए। आखिर में वहां ओमा और मैं
ही रह गए, तुम दोनों नाश्ता होटल में करना। ये कहकर ज्ञानी चला गया। मैंने उसके जाते ही ओमा से पूछा, ये होटल क्या बला है? वो बोली, देख कर खुद ही समझ लेना। और ये कहते ही उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम एक बावर्दी शोफर के साथ होटल जा रहे थे। होटल का नाम शोबरा था और कलकत्ता के दर्जे अव्वल के होटलों में से एक। ये ज्ञानी आत्मा सिंह का हेडक्वार्टर था। हमें यहाँ बुलाकर जाने वो खुद कहाँ गायब हो गया। अलबत्ता एक पैगाम मेरे लिए मौजूद था, शाम 6 बजे यहाँ आ जाना। मैंने फुर्सत को गनीमत जाना और नाश्ता करते ही ओमा से जान छुड़ाई। होटल से मैं एक कार में बाहर निकला जो मेरे लिए वहाँ पहले से मौजूद थी। कार ड्राइवर को तो मैंने छुट्टी दे दी और खुद कार चलाता हुआ बाहर लाया। फिर मैं मुसलसल 1 घंटे तक कलकत्ते की मुख्तलिफ सड़कों पर चकराता रहा कि कहीं मेरा ताक़ुब ना किया जा रहा हो। कार मैंने एक मार्केट के नजदीक पार्क कर दी और खुद मुख्तलिफ रिक्शों और टैक्सियों के जरिए घूमता घुमाता पाटिल के स्टोर पहुंच गया। उसने यूं बगलगीर होकर मुझे खुशामदीद कहा था जैसे हम जन्म जन्म के बिछड़े दोबारा मिले हों। चंद मिनट बाद स्पाई मास्टर से फोन पर हम कलाम था। मेरी इस अचीवमेंट पर उन्होंने दिल खोल कर मुझे दाद दी। अगले अहकामात की वजाहत चाही तो उनका जवाब मौसूल हुआ, फिलहाल ज्ञानी आत्मा सिंह ही को अपना मास्टर समझो, उसके हर इशारे पर पुतली की तरह नाचते रहो, लेकिन उस नागिन से खबरदार रहना जो आत्मा सिंह के दूध पर पल रही है। उनका इशारा गालिबन ओमा की तरफ था। खुदा जाने वो कमबख्त क्या चीज थी और अभी उसका कौन सा रूप देखना बाकी था। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया। इस दौरान पाटिल मुझे फीड करता रहा। वो वाकई एक मंझा हुआ एजेंट, एक काबिल एतमाद दोस्त और एक जान निसार साथी था। 6 बजे तक मैं वहीं झक मारता रहा, फिर होटल की तरफ चल दिया जहां एक कमरे में ज्ञानी और ओमा मेरे मुंतजिर थे। ज्ञानी ने मुझे बैठने का इशारा किया और मेरे बैठते ही वहां चाय आ गई। ओमा ने चाय बनाई। उसने बगैर कोई तमहीद बांधे बात शुरू कर दी। ओमा के साथ माल पहुंचाना और वसूल करना। तुम पढ़े लिखे हो, गैर मुल्की मेहमानों से बात करने का ढंग भी जानते होगे। अपने तजुर्बे और बाजुओं पर कभी फख्र न करना, ये दोनों बंदे को कुत्ते की मौत मरवा देते हैं। तुम ज्ञानी आत्मा सिंह के नुमाइंदे बनकर जा रहे हो, ये बात मलहूज़े खातिर रहे। अपने दूसरे रिश्तेदार के हवाले से तुम्हें ये बात बता दूं कि पुत्र, फिल वक्त मैं वहाँ किसी आला अफसर से गठजोड़ पैदा नहीं कर सका। अभी ईमानदारी के कुछ नीम मुर्दा जरासीम इस मुल्क के लोगों के दिमागों में कुलबुला रहे हैं। मैं इन कीड़ों का इलाज भी जानता हूँ, लेकिन वक्त आने पर। आत्मा सिंह हमेशा वक्त का इंतजार करता है। मैंने उनके हाथों से ब्रीफकेस थामते ही सर को कदरे खम देकर कहा, ओके बॉस। होटल के नीचे एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार हमारी मुंतजिर थी। ड्राइविंग सीट ओमा ने संभाल ली। ब्रीफकेस मेरे पैरों में रखा था। न जाने उस समय क्यों मुझे एक अनजाना सा खौफ अपने जहन के पर्दों पर सरसराता महसूस हुआ। हालांकि मेरे लिए ये मुहिम न होने के बराबर थी। मुझे इल्म था कि इस ब्रीफकेस में कोई मुकद्दस सहीफा नहीं, खतरनाक चीजें ही रखी होंगी। ये खतरनाक चीज कोई टाइम बम भी हो सकता था। यह भी मुमकिन था कि जब हम मतलूबा मकाम पर पहुंचे तो उसका वक्त पूरा हो चुका हो और फिर एक जोरदार धमाका कार समेत हम दोनों के परखचे उड़ा दे। ज्ञानी आत्मा सिंह ऐसा ही आदमी था जिससे किसी भी लम्हे किसी भी नागहानी सुलूक की उम्मीद की जा सकती थी। मैं कार उड़ाती ओमा से मुखातिब हुआ, जाहिर है तुम ये नहीं बताओगी कि इस ब्रीफकेस में हीरे हैं या कोकेन। वो बोली, जिस सवाल का कोई जवाब ना हो वो सवाल नहीं किया करते मिस्टर अमरजीत सिंह। वो उस लम्हे काफी संजीदा नजर आ रही थी, पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसकी चुलबुलाहट, शोखियां, दावत देती मुस्कुराहट सब जाने कहाँ खो गई थी। उसके चेहरे पर एक खिंचाव सा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे किसी कॉन्वेंट की उस्तानी को ड्रामे में जल्लाद सिफत कातिला का रोल अदा करने को कह दिया गया हो। सूरत हाल की नजाकत को जानते हुए मैं भी चुपका हो रहा। ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। इंसानी जिंदगी की हैसियत उनके नजदीक क्या थी, इसका मुशाहिदा मुझे हो चुका था। वो अपनी जगह बैठे बैठे मेरे जिस्म में जहरीली सुई दाखिल करके सारा खेल खत्म कर सकती थी और उसे इस बात का मुकम्मल इख्तियार हासिल था क्योंकि बहरहाल वो मुझसे सीनियर थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।